अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में जैसे कि हम लोग 9th क्लास के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ नॉन एज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रही होती है उन्हें हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि वर्ड बियोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला है। बायो का मतलब होता है लिविंग, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रही होंगी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल भी आ जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट वगैरह भी आ जाते हैं, तो हम लोग इनको देखेंगे वो कौन से स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे और कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व किया जाता है। आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दी गई है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया मलेरिया की, तो हम लोग भी मलेरिया को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दरअसल मलेरिया होता क्या है और ये किसकी वजह से होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करेंगे। वो बायोलॉजिकल मेथड होता कौन सा है और ये बायोलॉजिकल मेथड किन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि साइंस किसे कहते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इस चैप्टर की साइंस की डेफिनेशन याद कर लें या आप लोगों की मर्ज़ी कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर वाली साइंस की डेफिनेशन कर लें। अगर यानी कि पेपर्स के अंदर साइंस का पूछते हैं कि साइंस किसे कहते हैं तो आप लोग कोई एक डेफिनेशन लिख देना तो ठीक हो जाएगी। तो इस चैप्टर की साइंस की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। साइंस जैसा कि आप लोगों की बुक की डेफिनेशन के मुताबिक साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज का नाम है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसे डिराइव्ड किया जाता है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हम लोग जो एक सिस्टमाइज्ड किस्म का नॉलेज हासिल करते हैं उसे हम लोग साइंस कहते हैं। अब इस नॉलेज से हम लोग इस काबिल होंगे कि हम लोग इस नॉलेज को यूज़ करके जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। हम लोग इस नॉलेज को हासिल करके जो कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, इस नॉलेज को हासिल करने के बाद कुदरती निज़ाम के प्रिंसिपल्स को हम लोग जान सकते हैं कि दरअसल ये कुदरत, ये कायनात कैसे चल रही है, इसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। डिटरमाइन का जैसा कि मतलब होता है कि जानना, तो हम लोग इसकी मदद से कायनात के निज़ाम को जान सकते हैं कि दरअसल ये नेचर ऑपरेट कैसे हुई है और ये नेचर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग अब इस साइंस से जो हमें नॉलेज हासिल होता है उस नॉलेज को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। उस नॉलेज को कहा जाता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अब इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस को कौन यूज़ करता है? इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं साइंटिस्ट। अब ये साइंटिस्ट, जैसा कि साइंटिस्ट के अंदर आ जाते हैं बियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, साइंटिस्ट के अंदर केमिस्ट आ जाते हैं एंड फिजिस्ट आ जाते हैं। ऐसे यानी कि
साइंटिस्ट जो फिजिक्स को स्टडी करते हैं उसे हम लोग फिजिस्ट कहते हैं, जो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग केमिस्ट कहते हैं, और जो बियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग बियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से मतलब कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को बियोलॉजिस्ट भी यूज कर सकते हैं, केमिस्ट भी यूज कर सकते हैं और उन्हें फिजिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कौन यूज कर सकता है, तो आप लोग ये ऑप्शन होंगे, तो आप लोग ऑल ऑफ दीज पर टिक करना। अगर ये 3 ऑप्शन वहां पर दिए हों तो ये यानी कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ये सारे यूज करने के काबिल होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। तो अब यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ बियोलॉजिस्ट के वर्क को हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बियोलॉजिस्ट दरअसल अपना वर्क किस तरह से डन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बियोलॉजिकल मेथड। उस मेथड का नाम होता है बियोलॉजिकल मेथड। अब इस ये मेथड किसे कहते हैं? ऐसा मेथड जिसे यूज किया जाता है बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस मेथड को हम लोग बियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। द साइंटिफिक मेथड ऐसा साइंटिफिक मेथड इन विच जिसके अंदर बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। इस मेथड को हम लोग बियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ऐसा मेथड जिसके अंदर बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उस मेथड को हम लोग बियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब ये बियोलॉजिकल मेथड के अंदर बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। किस किस्म की बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? दरअसल बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसा कि पहले मैंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रही होंगी। उसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं और उसके अंदर प्लांट्स वगैरह भी आ जाते हैं। फर्ज करो कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि अगर हम लोग इंसान को देख लें, इंसान को एक डिजीज हो गई है, जैसे कि डिजीज मलेरिया हो गया है। अब इस मलेरिया को क्योर करने के लिए, इस मलेरिया के इलाज करने के लिए वो जो मेथड को यूज करेगा, उस मेथड को हम लोग कहते हैं बियोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी यानी कि लाइट का मसला है, तो इस वजह से थोड़ी डार्कनेस वगैरह शो हो रही है, तो आप लोग कंप्रोमाइज कर ले इस चीज़ पर। मलेरिया वगैरह, अब बियोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिजीज़ होती कैसी है और ये डिजीज़ होती इसकी वजह से है और इसको किस तरह से हम लोग क्योर कर सकते हैं, यानी कि इसका इलाज ऐसे कर सकते हैं। कौन से ऐसे मेथड को यूज़ करेंगे कि हम लोग मलेरिया का इलाज करने के काबिल हो जाएंगे, और ये मलेरिया दरअसल होती क्या है और इसके सिम्टम्स वगैरह, यानी कि इसकी अलामात वगैरह कौन सी हैं, तो हम लोग इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, यानी कि बियोलॉजिकल मेथड के अंदर मलेरिया को इस चैप्टर में डिटेल में बियोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो बियोलॉजिकल मेथड होता है ये कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। वो स्टेप्स कौन से होते हैं, हम लोग आगे चल के इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि ये जो बियोलॉजिकल मेथड होते हैं हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो। तकरीबन यानी कि 500 साल पहले, 500 years अगो अब इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, साइंटिफिक मेथड को, यानी कि जब साइंस का भी इल्म भी था, लेकिन इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जा रहा था क्योंकि हम लोग साइंस के बारे में ला इल्म थे। लेकिन इंसान खुद जैसा कि एज अ बियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करता है। साइंस कहती है कि इंसान खुद एक बियोलॉजिस्ट है। जैसे कि आप लोगों की बुक में साइड में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है
Man has always been a biologist. He had to be a biologist in order to live. Early in the history, he was a hunter of animals and gatherers of roots, seeds, roots. He knew about the animals and their habitat, the more successful hunter he was. The more he knew about the plants, better he distinguished between the edible और नॉन एडिबल प्लांट। जैसे कि इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये जो साइट की इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इंसान पहले खुद एक बायोलॉजिस्ट था। वो ये जानता था कि मतलब कि अगर पहले इंसान जैसा कि बायोलॉजिस्ट इस तरह था कि पहले इंसान जैसा कि जंगलात के अंदर रहते थे, जंगलों के अंदर रहते थे, वो अपने अगर उन्हें किसी किस्म की बीमारी वगैरह हो जाती तो वो उस बीमारी का खुद इलाज ढूंढ लेते थे। मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों वगैरह को यूज़ करके वो उस बीमारी का इलाज खुद कर लेते थे। इंसान क्योंकि खुद बायोलॉजिस्ट था तो वो जानता था कि इस बीमारी का इलाज किस जड़ी बूटी से हो सकता है। तो उसके साथ साथ इंसान ये भी जानता था कि कौन सा प्लांट्स हमें किस जगह पर मिलेगा और कौन सा एनिमल किस जगह पर मिलेगा। फर्ज करें कि अगर वो हिरन का शिकार करता तो हिरन को ना कि वो पानी में ढूंढता बल्कि वो हिरन को जंगल के अंदर ढूंढता, यानी कि घास वगैरह की जगह के ऊपर वो हिरन को ढूंढता, ना कि उसे पानी में ढूंढता, क्योंकि वो हिरन के हैबिटेट के बारे में जानता था कि हिरन जंगल के अंदर रहती है ना कि पानी के अंदर रहती है। रासी एरियाज के अंदर रहती है कि जहाँ पर घास वगैरह मौजूद होगी, हिरन वहां पर मिलेगी ना कि पानी के अंदर मिलेगी। तो इसी तरह से वो जानवरों के हैबिटेट के बारे में भी जानता था। हैबिटेट मतलब उनके रहने की जगह के बारे में भी वो जानता था इंसान। तो वो कहते हैं कि मैन खुद एक बायोलॉजिस्ट था, यानी कि इंसान खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ भी कर सकता था और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती थी तो उन्हें सॉल्व भी करने के काबिल होता था। वो ये भी जानता था कि इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि खाने के काबिल हैं और इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उसके लिए जहरीले साबित होंगे, यानी कि उसके लिए खाने के काबिल नहीं हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं 1590 के अंदर गिलाइलोस नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1590 के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। जैसा कि इसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, इकोलॉजी की फील्ड के अंदर एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इसने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था 1590 के अंदर गैलीलियो नामी साइंटिस्ट ने। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसके ऊपर निशान लगा लें कि 1590 के अंदर कौन सा साइंटिस्ट था और उसने किस फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। बायोलॉजिकल मेथड का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अलावा मतलब कि इतने साल पहले इंसान यानी कि बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ कर रहे थे और ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यानी कि 500 ईयर्स अगो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बायोलॉजिस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे और उसके अलावा साइंस की डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इस बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके बायोलॉजिकल मेथड इंश्योर करता है इस चीज़ को कि क्वालिटी ऑफ डाटे को इंश्योर करता है कि जो हमें मालूमात वगैरह हासिल हुई है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस किस्म का है। यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी का होता है तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है और उसे यूज़ करती है फॉर द पब्लिक के यूज़ करने के काबिल है या नहीं है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि वो कौन से बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर स्टेप यूज़ होते हैं जिसे यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसा कि शुरू से चलती आ रही हैं, उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को यूज़ किया जाता है। वो स्टेप्स होते कौन से हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग सीक्वेंस में ही इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे। बायोलॉजी के अंदर यानी कि साइंस की अदर ब्रांचेस की
और हाँ, बायोलॉजी के अंदर भी न्यू न्यू चीज़ों को डिस्कवर भी किया जाता है। उसके साथ लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज को मॉडिफाई भी किया जाता है, रिप्लेस भी किया जाता है। रिप्लेस का मतलब होता है कि उसकी जगह पर न्यू थ्योरीज को लेके आया जाता है और पुरानी थ्योरीज वगैरह को चेंज कर दिया जाता है। तो दिस हैपन्स होता है जब बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। जब वो जान जाते हैं तो उसके बाद वो जो प्रीवियस नॉलेज वगैरह था उसके अंदर चेंज लेके आने की कोशिश करते हैं, उस प्रीवियस नॉलेज को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अब वो कौन से बायोलॉजिकल स्टेप्स यूज होते हैं बायोलॉजिकल एथिड के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन स्टेप्स में से जो सबसे पहला स्टेप्स है वो क्या है, स्टेप्स यूज होते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। तो उसमें से जो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो लाइट का मसला है तो इस वजह से पिक्चर डार्क शो हो रही है, तो आप लोग देख लें क्या है। पहले पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जाना कैसे जाएगा। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती है। जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमें पता चल जाता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, तो उसके बाद उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, मुशाहिदात वगैरह बनाए जाते हैं उसके ऊपर। ऑब्जर्वेशन को कहते हैं मुशाहिदात बनाना, मुशाहिदा करना चीज़ का। उसके बाद हाइपोथेसिस की जाती है, हाइपोथेसिस फॉर्म्यूलेशन, हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद डिडक्शंस किए जाते हैं और डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह डन किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स को हासिल करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट वगैरह हासिल होते हैं उन रिज़ल्ट को समराइज किया जाता है। तो यहाँ पर आता है समराइजेशंस ऑफ रिजल्ट्स। अब वो समराइजेशंस ऑफ रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट्स के लिए या तो क्रिएट्स द टेबल्स वगैरह बनाए जाते हैं या रिजल्ट्स को ग्राफ्स की शक्ल में शो किया जाता है। उन रिजल्ट्स को रिजल्ट्स समराइज कर देने के बाद उस रिजल्ट्स के ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है, यानी कि उसे लोगों के सामने शो किया जाता है कि अब ये वाला जो हमें इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह करने के बाद जो भी हमें डाटा वगैरह हासिल हुआ है वो इस काबिल है कि उसे लोग यूज़ कर सकते हैं। पब्लिकली वो डाटा यूज़ होने के काबिल है। अब क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। इसके अंदर लोगों के सामने डाटा वगैरह को पेश किया जाता है कि ये डाटा अब यूज़ करने के काबिल है। अब ये स्टेप्स होते क्या हैं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। एक एक स्टेप को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये स्टेप्स होते क्या हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या है इससे भी हम लोग इसकी डिटेल के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये अगर स्टेप्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसी सीक्वेंस के अंदर इन स्टेप्स के नेम लिखेंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉग्निशंस के बाद ही ऑब्जर्वेशंस होती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही उसके ऊपर हाइपोथेसिस दी जाती है। इस तरह से फिर आगे ये सारे स्टेप बनेंगे। ये नहीं होता कि समराइजेशन और रिजल्ट्स को पहले कर लो और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बाद में डन करो, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही हमें उससे जो रिजल्ट हासिल होते हैं उन रिजल्ट को समराइज किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग इन स्टेप्स को डिटेल के अंदर यानी कि इसी सीक्वेंस के अंदर आप लोग याद करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। फेसबुक पर भी इसी नाम से पेज मौजूद है, यानी कि बायोलॉजी विद सिद्रा के नाम से, तो आप लोग वहाँ पर सर्च करके मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और बायो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह वहाँ पर भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।